आज बात व्लादिमीर पुतिन की नई प्राइवेट आर्मी की। इस ग्रुप का नाम भी वैगनर ही है, लेकिन अब ये ग्रुप नए तेवर और नए क्लेवर के साथ महायुद्ध में उतरेगा। एक तरफ दुनिया के तमाम देश मौजूदा वैगनर ग्रुप में पुतिन की एक नई जान फूंकते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं प्रिगोजिन की कब्र पर कमांडो तैनात कर दिए गए हैं। और सवाल यह है कि क्या प्रिगोजिन की लाश चोरी होने वाली है? इन तस्वीरों को पूरा यूरोप क्यों देख रहा है? इन तस्वीरों को यूक्रेन के घर घर में क्यों देखा जा रहा है? ये तस्वीरें रूस के चप्पे चप्पे में क्यों ट्रेंड कर रही हैं? अमेरिका की मीडिया में यह वीडियो क्यों सुर्खियों में है? लीबिया में यह वीडियो हर एक शख्स के मोबाइल फोन में कैसे पहुंच गया है? यमन के गली मोहल्लों में यह वीडियो क्यों वायरल है? सीरिया में इस वीडियो ने क्यों सनसनी मचा रखी है? यह पुतिन की प्राइवेट आर्मी के चीफ रहे प्रिगोजिन की कब्र की तस्वीरें हैं। यह वैगनर ग्रुप के मुखिया रहे प्रिगोजिन के कब्र की सुरक्षा का वीडियो है। जगह है रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर। इस कब्रगाह के चप्पे चप्पे पर रूस के नेशनल गार्ड के जवान तैनात हैं। प्रिगोजिन की कब्र पर नेशनल गार्ड की क्यों तैनाती की गई है? प्रिगोजिन की मौत के बाद किस बात का खौफ है? क्या प्रिगोजिन की लाश के चोरी होने की आशंका है? प्रिगोजिन की लाश के साथ कब्र में और कितने राज दफन है? या प्रिगोजिन की कब्र से नए विद्रोह का खतरा है? पुतिन के सभी विरोधी प्रिगोजिन के मौत का पंचनामा करने में लगे हैं। प्रिगोजिन का प्लेन बहुत ही रहस्यमयी तरीके से क्रैश कर गया। हादसे में प्रिगोजिन और उसके 6 और साथी मारे गए। सभी वैगनर ग्रुप के टॉप लेवल के कमांडर थे। इस हादसे के बाद वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने अपने चीफ की मौत का बदला लेने तक की चुनौती दे डाली। Вагнер в данной ситуации мы скажем одно: мы уже стартуем, ждите нас। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने दावा किया कि रूस में शायद ही ऐसा कुछ होता है जिसके पीछे पुतिन का हाथ ना हो। जाहिर है बाइडेन ने सीधे सीधे पुतिन को कटघरे में खड़ा कर दिया। जिस वक्त प्रिगोजिन की लाश को मिट्टी दी जा रही थी, उस वक्त पुतिन अपने दफ्तर में मीटिंग कर रहे थे। पुतिन के आलोचकों का कहना है कि जब प्रिगोजिन को सेंट पीटर्सबर्ग की कब्रगाह में दफनाया जा रहा था, उस वक्त रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने वहां जाना भी मुनासिब नहीं समझा। आज हम आपको प्रिगोजिन की जिंदगी के फ्लैशबैक में ले जाएंगे। प्रिगोजिन की धन दौलत दिखाएंगे, प्रिगोजिन के खजाने का बही खाता पढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि कैसे प्रिगोजिन कभी पुतिन का सबसे बड़ा वफादार था, सबसे बड़ा भरोसेमंद था। पुतिन के एक इशारे पर जान लेने या जान देने पर उतारू रहता था। अब उसी प्रिगोजिन के बदले पुतिन नए कमांडर तैनात कर रहे हैं। विदेशी मीडिया का दावा है कि पुतिन वैगनर ग्रुप में नई जान फूंकने में लगे हैं। अलग अलग देशों में मौजूद वैगनर फोर्स को नए तेवर और नए कलेवर देने में लगे हैं। बेलारूस में वैगनर ग्रुप के 5000 लड़ाके हैं। वैगनर ग्रुप के लड़ाके सीरिया में मौजूद हैं। लीबिया में बरसों से वैगनर लड़ाकों का जमावड़ा है। पश्चिमी अफ्रीका के माली में 1000 वैगनर लड़ाके तैनात हैं। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में भी 1000 वैगनर लड़ाके मौजूद हैं। सूडान में वैगनर ग्रुप के लड़ाके सेना को ट्रेनिंग देने में लगे हैं। वहीं रूस में वैगनर ग्रुप का बहुत बड़ा कैंप है, ट्रेनिंग सेंटर है। वैगनर ग्रुप को रूस की सेना ने ही तैयार किया है। इस ग्रुप को बनाने का मकसद सिर्फ एक है,
व्लादिमीर पुतिन के ऑर्डर को जमीन पर लागू करना, फिर चाहे उसके लिए लोगों का खून ही क्यों ना बहाना पड़े। वैगनर ग्रुप पूरी तरह से रूस की सरकार के इशारे पर चलता है। इस ग्रुप के ज्यादातर लड़ाके रूस की सेना से रिटायर हो चुके फौजी ही हैं। वैगनर ग्रुप का सबसे बड़ा बेस या कहें कि ट्रेनिंग सेंटर पश्चिमी रूस के मॉकिन में है। मॉकिन में रूस का मिलिट्री बेस है और उसके काफी करीब वैगनर बेस है। रूस का मॉकिन क्राइमिया से भी नजदीक है और यूक्रेन से भी। पुतिन की प्राइवेट सेना खूंखार सैनिकों की एक ऐसी फौज है जो नियम कायदे में नहीं बल्कि सिर्फ पैसे की भाषा समझती है। एक अनुमान के मुताबिक रूस का किराए का एक सैनिक 3 महीने में लगभग 10 लाख रूसी रूबल कमा लेता है, मतलब भारतीय रुपयों में 11.5 लाख रुपए से भी अधिक। पुतिन की प्राइवेट सेना उनके इशारों पर कई देशों में अंडरकवर एजेंट के तौर पर काम करती है, लेकिन रूस इससे पल्ला झाड़ता रहा है। वो अपनी प्राइवेट सेना के वजूद को ही नहीं मानता, लेकिन यूरोपियन यूनियन रूस की प्राइवेट सेना वैगनर ग्रुप पर प्रतिबंध लगा चुकी है। संयुक्त राष्ट्र और फ्रांस भी वैगनर ग्रुप पर हिंसा के आरोप लगाते रहे हैं। वजह है वैगनर ग्रुप का इंटरनेशनल धंधा है। पुतिन की प्राइवेट आर्मी की सेवा यूं ही नहीं मिलती, इसके लिए मोटी रकम चुकानी पड़ती है। वैगनर ग्रुप के सैनिक फिलहाल मध्य अफ्रीकी देश CAR यानी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में मोर्चा संभाले हुए हैं। हाल ही में हुई एक जांच में यह सामने आया था कि रूस ने अपने पड़ोसी बेलारूस में 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी वैगनर ग्रुप के 200 से ज्यादा प्राइवेट सैनिक भेजे थे। इतना ही नहीं, रूस ने सीरिया में भी किराए के इन सैनिकों को छोड़े हुए हैं। वैगनर ग्रुप जिस भी देश में जाता है अपने काम के लिए तगड़े पैसे वसूल करता है। दावा तो यहां तक है कि रूस के इन किराए के सैनिकों ने IS के आतंकियों से सीरिया के गैस और तेल के कुओं से कब्जा छुड़ाने की एवज में तेल के कुछ कुएं ही रख लिए थे। बावजूद इसके वैगनर ग्रुप का चीफ कैसे रूस के लोगों की आंखों का तारा बना हुआ था, इसे जानने के लिए हमें प्रिगोजिन की जिंदगी के फ्लैशबैक में जाना होगा, जहां प्रिगोजिन रूस की जनता के बीच में लोकप्रियता का आनंद उत्सव मना रहा था। लोग प्रिगोजिन के साथ फोटो खिंचवाने के लिए बेकरार थे। उस वक्त भी ये रिपोर्ट आई थी कि प्रिगोजिन की ये लोकप्रियता रूस के अंदर ही बहुत सारे लोगों को चुभ रही थी। सवाल है, क्या ये तस्वीरें सिर्फ पुतिन के करीबी आर्मी अफसरों को ही परेशान कर रही थी, या फिर क्या पुतिन भी प्रिगोजिन की बगावत की हिमाकत से घबराए हुए थे, या फिर क्या पुतिन और पुतिन की कोर टीम इस बात से काफी परेशान थी कि प्रिगोजिन बेशुमार दौलत के मालिक बन चुके थे। आखिर अफ्रीका महाद्वीप की वो कौन सी सोने चांदी और हीरे की खानें थी जिसके मालिक प्रिगोजिन और वैगनर लड़ाके थे? क्या यही अकूत संपत्ति हासिल करने के लिए प्रिगोजिन के कत्ल की कथित साजिश हुई और उनकी मौत को संदिग्ध माना जा रहा है? 2 महीने पहले की वो तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखाएंगे जब प्रिगोजिन बगावत कर रहे थे और रूस के ही कुछ आर्मी अफसर उनको समझा रहे थे। उस वक्त कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि प्रिगोजिन पुतिन का परमाणु राज जान चुके हैं। पुतिन के परमाणु गोदाम कहां पर हैं, यानी रेडियो एक्टिव तत्व कहां छुपा कर रखे गए हैं, इस बात की जानकारी भी प्रिगोजिन को लग चुकी थी। उन्हीं मीडिया रिपोर्ट्स में तब यह दावा किया गया था कि अगर प्रिगोजिन के हाथ में एक भी परमाणु संयंत्र लग जाता या फिर वो किसी परमाणु रिएक्टर पर अपनी वैगनर आर्मी के साथ कब्जा जमा लेते तो ना सिर्फ पुतिन को ब्लैकमेल कर सकते थे बल्कि वो पूरे यूरोप को अपने घुटनों पर ला सकते थे। दावा है कि विद्रोह के दौरान वैगनर चीफ रूस के परमाणु बम पर कब्जे की फिराक में लगा था। वैगनर चीफ रूस के परमाणु बम पर कब्जा जमाकर दुनिया को डराना चाहता था, पुतिन को झुकाना चाहता था। वैगनर टीम का नेटवर्क दुनिया के 2 दर्जन देशों में फैला हुआ था। तब यूक्रेन के सैन्य खुफिया प्रमुख किरिलो बुडानोव का बहुत बड़ा दावा सामने आया था। Це надмалі ядерні заряди, які переносились в рюкзаках портативні.
ये परमाणु ठिकाना था वोरोनेश 45। वोरोनेश 45 रोस्तोव से मॉस्को जाने वाले हाईवे के किनारे है। दावे के मुताबिक वैगनर ग्रुप के काफिले की एक टुकड़ी रोस्तोव से मॉस्को कूच के दौरान वोरोनेश 45 की तरफ बढ़ने लगी थी। उस वक्त वैगनर ग्रुप के लड़ाके रूस के परमाणु ठिकाने के 110 किलोमीटर के करीब पहुंच गए थे। Це ще одна з причин, чому вони пішли саме туди. Бо використати ядерний заряд, скажімо так, для балістичної ракети, в принципі, ти не зможеш. रूस के परमाणु शस्त्रागार के बारे में दुनिया जितना जानना चाहती है, रूस उसे उतना ही छिपाता रहता है। दुनिया भर के खुफिया एजेंसियों की नजर रूस के परमाणु ठिकानों पर रहती है। ऐसे में अगर प्रिगोजिन रूस के परमाणु ठिकाने पर कब्जा कर लिया होता तो अनर्थ हो जाता। और यूक्रेन में पुतिन का तीसरा तूफान शुरू हो चुका है। हालात ये हो गए हैं कि रूस की सेना अब यूक्रेन में हर तरफ हवाई हमले कर रही है, जो कि बेहद खौफनाक है। यहां तक कि यूक्रेन की बारूद, बम और मिसाइलों से भरी मिलिट्री ट्रेनों को भी रूस ने तबाह करना शुरू कर दिया है। हारते और पिटते यूक्रेन को देखकर अब नेटो देश हंगरी भी कहने लगा है कि यूक्रेन की वजह से पूरा यूरोप बहुत बड़े दलदल में फंस गया। उड़ा दी बारूदी ट्रेन, हंगरी बोला हारा यूक्रेन। 18 महीने से रूस के तूफानी हमलों ने यूक्रेन के 45% तोपखानों को तबाह करने का दावा किया है। अब तो हालात ये हो गए हैं कि रूस यूक्रेन के बेहद अंदर घुसकर यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है। जरा देखिए, यूक्रेन के डोनेट्स्क इलाके में एक यूक्रेनी सैन्य ठिकाने पर रूस की मिसाइलों ने कैसे यूक्रेन की बारूदी ट्रेन को धमाके से उड़ा दिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी करते हुए दावा किया है कि यूक्रेन के इस मिलिट्री ट्रेन में यूक्रेन की मिसाइलें और तोपखाने के हजारों गोले मौजूद थे, जिसे रूस ने सतह से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल से उड़ा दिया है। रूस का दावा है कि मिलिट्री ट्रेन को धमाके के साथ उड़ाया गया है, जिसमें 30 यूक्रेनी सैनिक जलकर राख हो गए हैं, जबकि यूक्रेन के 10 बख्तरबंद वाहन और सैकड़ों मिसाइल धमाके में तबाह हो गई हैं। रूस का दावा है कि डोनेट्स्क में मिसाइल, बम और बारूद से भरी ट्रेन को उड़ाने से यूक्रेनी सेना को जबरदस्त झटका लगा है। इन्हीं तस्वीरों को देखकर अब नेटो देश हंगरी यूक्रेन पर बुरी तरह से भड़क गया है और उसने ये साफ साफ कह दिया है कि यूक्रेन की वजह से नेटो यूक्रेन में बुरी तरह से हार रहा है। हंगरी ने यहां तक दावा किया है कि यूक्रेन का काउंटर अटैक पूरी तरह से फेल हो चुका है। हंगरी के विदेश मंत्री पीटर सेजार्टो ने भी यूरोपियन यूनियन और नेटो से दो टूक कहा है कि यूक्रेन की वजह से यूरोपीय संघ बेहद कमजोर और लाचार बन गया है। चीख पड़ा हंगरी, ज़ेलेंस्की ने नेटो को मरवाया। अब आप ये भी जान लीजिए कि क्यों नेटो देश हंगरी नेटो पर भड़क रहा है, यूक्रेन को गद्दार और डरपोक बता रहा है। जरा देखिए, हंगरी के विदेश मंत्री पीटर सेजार्टो ने आखिर कहा क्या है। पुतिन के हमलों का जवाब नहीं दे पाया है यूक्रेन। यूक्रेन के सीरियल काउंटर अटैक पूरी तरह से फेल हो रहे हैं। यूरोपीय संघ कमजोर हुआ, पुतिन का यह दावा सही है। यूरोपीय संघ बहुत खराब स्थिति में पहुंच गया है। रूस पर प्रतिबंध लगाना नेटो और यूरोप की बहुत बड़ी गलती है। यूक्रेन को हथियार देना पश्चिमी देशों का एक बड़ा गलत फैसला है। भले ही रूस के खिलाफ पश्चिम के 50 देश और नेटो के 31 देश मदद करने का दावा कर रहे हो, लेकिन जो खबर अब डिफेंस एक्सपर्ट्स बता रहे हैं वो हैरान करने वाली है। 18 महीने की भीषण जंग के बाद अब कई नेटो देश यूक्रेन को किसी भी तरह की सैन्य मदद करने को तैयार नहीं है। हंगरी अब पहला ऐसा नेटो देश बन चुका है जो यूक्रेन का खुलकर विरोध कर रहा है। हंगरी ही वो देश है जो नेटो पर भड़क रहा है। हालांकि नेटो देश पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया 3 ऐसे देश हैं जो सबसे ज्यादा यूक्रेन की सैन्य मदद करने में जुटे हैं।
पोलैंड के राष्ट्रपति ने तो मिलिट्री परेड में ही ऐलान कर दिया है कि बेलारूस से सटी सीमा पर पोलैंड के 10,000 स्पेशल फोर्स के कमांडो जंग करने के लिए पहुंच चुके हैं। कह सकते हैं जिसका डर था वो डर अब सामने आ चुका है। पुतिन का रूस बेलारूस की जमीन से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत करने जा रहा है। अमेरिका की कठपुतली बना नाटो देश पोलैंड इस वक्त रूसी मिसाइलों, तोप, टैंक और रॉकेट आर्मी के निशाने पर है। हालात ये हो गए हैं कि एक तरफ रूस यूक्रेन पर पिछले 45 दिनों से ऑपरेशन जेड चला रहा है, जिसकी वजह से यूक्रेन के दक्षिणी इलाके में रूस के 1 लाख सैनिक, 555 तोप और 1800 टैंक के साथ भयानक हमले कर रहे हैं। लेकिन इधर रूस ने बेलारूस में मौजूद 8000 वैगनर के स्पेशल लड़ाकों को पोलैंड की सीमा के बेहद करीब भेज दिया है। अब खबर आ रही है कि पोलैंड ने नाटो और अमेरिका के इशारे पर रूस से बेहद खूनी जंग करने का मन बना लिया है। हालात ये हैं कि पोलैंड के 10,000 से ज्यादा स्पेशल फोर्स के कमांडो बेलारूस बॉर्डर पर भारी हथियारों के साथ हमले की पोजीशन ले चुके हैं। दावा किया गया है कि रूस के सैनिक, बेलारूस के सैनिक और वैगनर लड़ाके 95 किलोमीटर में फैले सुवाल्की गैप से हमला करने जा रहे हैं। मारा जाएगा पोलैंड, बेलारूस से तीसरा युद्ध। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा ने सेना की परेड के जरिए रूस को धमकाने की कोशिश की है। दावा किया जा रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार पोलैंड ने इतने जबरदस्त तरीके से अपने हथियारों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया है। हजारों टैंक, लड़ाकू विमान और तोप, बख्तरबंद वाहनों के साथ पोलैंड ने रूस को दिखा दिया है कि उसके 2.5 लाख सैनिक रूस और बेलारूस दोनों से एक साथ जंग करने को पूरी तरह से तैयार है। डिफेंस एक्सपर्ट्स साफ दावा कर रहे हैं कि नाटो पोलैंड के इशारे पर रूस को कुचलने के लिए तैयार है। लेकिन इधर रूस ने साफ कर दिया कि जंग के 15 दिन के अंदर रूसी सेना पोलैंड के 2.5 लाख सैनिकों को मार डालेगी। मारा जाएगा पोलैंड, बेलारूस से तीसरा युद्ध। अब आप ये भी जान लीजिए कि अचानक रूस की तरफ से पोलैंड पर भयानक हमले की तैयारी क्यों हो रही है और क्यों रूस के राज्य ड्यूमा के सदस्य और पूर्व सैन्य कमांडर एंड्री गुरुल्यो ने पोलैंड को मटियामेट करने का दावा किया है। जरा देखिए रूस के पूर्व सैन्य कमांडर एंड्री गुरुल्यो ने पोलैंड पर क्या कहा है। एंड्री गुरुल्यो ने पोलैंड को धमकी दी है, सब कुछ बुरी तरह से तबाह हो जाएगा। रूस के कलिनिनग्राड इलाके में पोलैंड ने सैनिकों की तैनाती करके नई जंग शुरू कर दी है। जंग की आड़ में यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा कर रहा है। रूस इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। रूस पोलैंड को बर्बाद करने में जरा भी नहीं हिचकेगा। मारा जाएगा पोलैंड, बेलारूस से तीसरा युद्ध। Безопасности Российской Федерации возросли кратно. Серьезным дестабилизирующим фактором является вступление в НАТО Финляндии и в перспективе Швеции. После присоединения Хельсинки к Альянсу сухопутная граница России со странами блока यूक्रेन के बाद पोलैंड से जंग लगभग शुरू हो चुकी है। कुछ एक्सपर्ट्स का दावा है कि अगर पोलैंड रूस से जंग हारा तो अमेरिका का अंत तय है, क्योंकि रूस ने बेलारूस से सटी पोलैंड के 95 किलोमीटर इलाके से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत का मन बना लिया है। जरा देखिए कैसे। बेलारूस से सटी पोलैंड और लिथुआनिया की एक सीमा रेखा है जिसे सुवाल्की गैप कहा जाता है। पोलैंड और लिथुआनिया की ये 95 किलोमीटर लंबी सुवाल्की गैप सीमा रेखा बेलारूस और रूस के सबसे किलाबंद कलिनिनग्राड के बीच लिंक है, जो रूसी इलाके में आता है। यहीं पर पोलैंड ने सैनिकों को तैनात कर दिया है। वॉर एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि रूस बेलारूस के साथ मिलकर अगर पोलैंड और लिथुआनिया के 95 किलोमीटर लंबे सुवाल्की गैप पर कब्जा कर लेता है तो इससे लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया जैसे बाल्टिक देश बाकी यूरोपियन नाटो देशों से पूरी तरह से कट जाएंगे और रूस आसानी से 4 नाटो देश लातविया, लातविया और एस्टोनिया को तबाह और बर्बाद कर देगा। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का दावा है कि सुवाल्की गैप बहुत संकरा रास्ता है। रूस और बेलारूस मिलकर नाटो की भारी सैन्य मदद को तबाह कर सकते हैं, रोक सकते हैं। कई रक्षा विश्लेषक मानते हैं कि अगर नाटो देशों और रूस के बीच टकराव हुआ तो सुवाल्की गैप से रूस तीसरा विश्व युद्ध शुरू कर देगा।
Nie ulega żadnej wątpliwości, że reżim białoruski współpracuje z Kremlem, że ta akcja jest wycelowana w Polskę, żeby doprowadzić do destabilizacji naszego kraju. Ale też jestem przekonany, że ta akcja się nie powiedzie ze względu na służbę Wojska Polskiego, ze względu na to wszystko, co związane jest ze wzmacnianiem. नाटो से जुड़े पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा को भी पता है कि रूस से जंग करना आत्महत्या के बराबर है। आंद्रेज डूडा मानते हैं कि पुतिन का रूस यूक्रेन जंग में नाटो, अमेरिका और पश्चिमी देशों की सोच से कहीं आगे की जंग कर रहा है। रूसी सांसद एंड्रे कार्पोलोव का भी दावा है कि पुतिन हर हाल में पोलैंड की सीमा पर मौजूद सुवाल की गलियारा, जिसे सुवाल की गैप कहा जाता है, उस पर कब्जा करना चाहते हैं। रूस के सामने पोलैंड की सेनाएं 24 घंटे भी नहीं टिक पाएंगी। इसी खतरे को देखते हुए नाटो ने रूसी हमले से पहले ही अपनी फौजों को वहां पर तेजी से तैनात करना शुरू कर दिया है। इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि पोलैंड पर रूसी हमले का खतरा कितना ज्यादा बढ़ चुका है। हैरानी की बात यह है कि बेलारूस से यूक्रेन और पोलैंड दोनों की सीमाएं लगती हैं, जिसकी वजह से रूस अब यूक्रेन और पोलैंड पर ट्रिपल अटैक की रणनीति अपना रहा है। बेलारूस की तरफ से यूक्रेन पर लगभग 2 लाख सैनिक हमला करने जा रहे हैं, जबकि बेलारूस की तरफ से पोलैंड पर 1.5 लाख रूसी वैगनर लड़ाके और बेलारूस के सैनिक हमला करने जा रहे हैं। इधर रूस ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को चुन चुन कर साफ करना शुरू कर दिया है और हंगरी जैसे नाटो देशों ने यूक्रेन की हार का ऐलान कर दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में कितने नाटो देश यूक्रेन का साथ देते हैं। रूस ने कह दिया है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। रूस पर ड्रोन हमलों की जैसे बरसात होने लगी है। पुतिन की सेना ने कुछ हमलों को तो नाकाम कर दिया, लेकिन उसका एक एयरबेस है जहां एक साथ 20 ड्रोन जो है धमाका करने में कामयाब हो गए। पुतिन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने इसका बदला 1 घंटे के अंदर आखिर कैसे ले लिया, ये देखकर ज़ेलेंस्की के होश फाख्ता हो गए। उनतीस अगस्त रात 11 बजे ये आग रूस में लगी है। ये सायरन रूस में बज रहा है। ये रूस का पेस्को इलाका है और यहां हुए धमाकों के बाद एयरबेस धू धू कर जल रहा है। इन तस्वीरों की वजह से रूस में जितनी दहशत है, उतना ज्यादा पुतिन गुस्से से भरे हुए हैं, क्योंकि इस हमले में 20 ड्रोन से हमला किया गया और इस अटैक में रूस के 1 तो नहीं 4 बड़े मालवाहक विमान IL-76 तबाह हो गए हैं। ये वो विमान है जिससे यूक्रेन के मोर्चे पर रसद पहुंचाई जाती थी और सैनिकों को पैरा ड्रॉप भी किया जाता था। एयरबेस से आग के शोलों और इस तबाही का मंजर देखने के बाद पुतिन फौरन हरकत में आए और फिर यूक्रेन की राजधानी कीव इस सीजन के सबसे बड़े हमले से दहल गए। इस धमाके और इसकी तस्वीरों ने ज़ेलेंस्की को रात भर सोने नहीं दिया। यूक्रेन की पूरी राजधानी रात भर जागी है, क्योंकि पुतिन ने 1 घंटे के अंदर ही यूक्रेन से बदला लिया है। ये मिसाइल नहीं बल्कि उसका मलबा है। जब पेस्को पर हमला हुआ, उसके ठीक 1 घंटे के अंदर कीव पर इतनी मिसाइल और ड्रोन दागे गए कि ज़ेलेंस्की के एयर डिफेंस को समझ में नहीं आया कि ट्रैक कैसे करें और रोके किसे। ये यूक्रेन की एयरफोर्स का दावा है कि रूस की तरफ से 28 क्रूज मिसाइल फायर की गई और 15 कामिकाज़े ड्रोन राजधानी कीव पर बरस पड़े। हालांकि यूक्रेन का यह भी दावा है कि उसने कुल 44 हमलों में से 43 को मार गिराया, लेकिन यह हमेशा की तरह ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का बड़बोलापन ज्यादा लगता है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर हुए मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोक पाना आसान नहीं है और इस वक्त तो ज़ेलेंस्की के एयर डिफेंस भी मिसाइलों की कमी से जूझ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि पुतिन ने 1 घंटे के अंदर पेस्को का बदला लिया है। पुतिन ने साबित कर दिया है कि ऐसे हमलों के लिए वो यूक्रेन को माफ नहीं करेंगे।
पुतिन की एयरफोर्स की मुस्तैदी कितनी ज्यादा है और वो ज़ेलेंस्की के हमलों का जवाब कितनी तेजी से देते हैं, इसके लिए आपको पुतिन की बमबारी वाली ताकत को समझना पड़ेगा। पुतिन इस वक्त अपने बड़े बड़े बम वर्षक विमानों से यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं और इनमें Tu-22 भी शामिल है और Tu-95 भी। ऐसे विमान कई टन बम लेकर चलते हैं और फिर यूक्रेन पर ऐसे बरसते हैं कि जमीन पर कुछ नहीं बचता। पुतिन ने कीव पर किए हमले में 11 Tu-95 बम वर्षक विमानों का इस्तेमाल किया और इन विमानों से 28 Kh-55 मिसाइल फायर की गई। ये विमान कैस्पियन सागर की तरफ आसमान में थे और वहीं से ये मिसाइल दागी गई, जिनकी रेंज 2500 किलोमीटर तक है, जबकि कीव पर 16 शाहिद 136 विमानों से भी हमला किया गया और ये अटैक अलग अलग दिशाओं से हुआ। पुतिन की जवाबी कार्रवाई का दर्जा रूस पर हुए हमले के लेवल से तय करता है। इसमें कोई शक नहीं कि रूस के पेस्को में जो ड्रोन हमला हुआ है वो रूस के एयर डिफेंस सिस्टम की बहुत बड़ी चूक कही जाएगी। इसमें कोई शक नहीं कि ज़ेलेंस्की के पास अब रूस के अंदर तक हमला करने की ताकत आ चुकी है और वो इसका प्रदर्शन पहले भी कर चुके हैं। अब सवाल है कि पेस्को हमले में ड्रोन का इस्तेमाल कहां से किया गया। यूक्रेन का युद्ध अब ऐसे दौर में दाखिल हो चुका है जहां पुतिन के एक नहीं बल्कि दर्जनों दुश्मन है और पुतिन को सब पर शक है। जिस पेस्को एयरबेस पर यह हमला हुआ वहां से नाटो के सदस्य देश एस्टोनिया और लातविया ज्यादा करीब हैं। पेस्को एयरबेस की उत्तरी यूक्रेन से दूरी 660 किलोमीटर है, जबकि एस्टोनिया के बॉर्डर से यह जगह महज 30 किलोमीटर के फासले पर है, जबकि लातविया से दूरी 60 किलोमीटर है। ये दोनों नाटो देश हैं। इसलिए शक उठता है कि क्या इस हमले में एस्टोनिया और लातविया कहां थे, क्योंकि ये दोनों जगह पुतिन के खिलाफ हमले में इस्तेमाल की जा सकती हैं। यूक्रेन के युद्ध को देखते हुए ये हमले बहुत गंभीर बात माने जा रहे हैं, क्योंकि अगर इसमें पुतिन किसी भी तरह से ये साबित करने में कामयाब रहते हैं कि ऐसे हमलों में एस्टोनिया या फिर लातविया का भी हाथ है, तो फिर कोई ताकत रूस को नाटो पर हमला करने से नहीं रोक पाएगी। हालात इसलिए भी नाजुक हैं क्योंकि पुतिन पर एक महीने में ये ऐसा दूसरा हमला है जिससे ये बात साबित हो गई है कि युद्ध अब रूस के बॉर्डर के अंदर दाखिल हो चुका है। इससे पहले 19 अगस्त को रूस के सेल्सी एयरबेस पर बहुत बड़ा हमला हुआ था और तब रूस के स्ट्रेटेजिक बम वर्षक विमान Tu-22 M3 को ड्रोन अटैक में तबाह कर दिया गया था। तब इस तस्वीर ने पुतिन को बहुत बेचैन रखा। 24 घंटे के अंदर पुतिन की तरफ से जवाबी कार्रवाई का इंतजार होता रहा। इस तस्वीर ने रूस की इज्जत को जैसे मिट्टी में मिला दिया। इस तस्वीर को देखकर पुतिन बार बार पूछते रहे कि इसका जिम्मेदार कौन है और उसे क्या सजा दी जाए। इस तस्वीर को रूस ने दुनिया से छिपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इतने एंगल से यह तस्वीर वायरल की गई कि रूस की बहुत फजीहत हुई। यह वजह है कि पुतिन के गुस्से का तापमान उतना ही ज्यादा बढ़ता गया। ये युद्ध वाले बुखार की वो स्टेज है जिसमें अचानक से ज़ेलेंस्की ने पुतिन को बड़े झटके देने शुरू कर दिए हैं। पुतिन को इसका जवाब देना ही था और पुतिन ने 29 अगस्त की रात में ये करके दिखा दिया। देखा जाए तो यूक्रेन ऐसे हमले करने में सक्षम है। आए दिन अब मॉस्को में ड्रोन से हमले हो रहे हैं। पुतिन कई ड्रोन को मारने में कामयाब हुए हैं, तो ज़ेलेंस्की के कई ड्रोन ने अपने मिशन को पूरा किया है। इस युद्ध में काउंटर अटैक छेड़ चुके ज़ेलेंस्की का सबसे बड़ा मकसद युद्ध को रूस के अंदर ले जाता है और अब वो इस तरह के हमले करके पुतिन को बताना चाहते हैं कि जंग की आग यूक्रेन को ही नहीं, रूस को भी पूरी तरह जला सकती है। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम पूरी दुनिया में मशहूर है और कई मायनों में ये पश्चिमी सिस्टम से भी बेहतर माने जाते हैं। इस वक्त यूक्रेन के ड्रोन्स को रोकने के लिए अलग अलग दर्जे का एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। देखा जाता है कि खतरा कितना बड़ा है, क्या ये ड्रोन है या फिर मिसाइल या फिर कोई लड़ाकू विमान। रूस का बॉर्डर ही नहीं, खास कैपिटल सिटी मॉस्को को बचाने के लिए बहुत ही पुख्ता एयर डिफेंस जोन बनाया गया है। सेल्सी में तो एयर डिफेंस सिस्टम रहा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं। रूस को हवाई हमले से बचाने के लिए सबसे बाहरी सर्कल S-500 एयर डिफेंस सिस्टम कवर करता है, जो विमान ही नहीं परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल को भी रोक सकता है। इसके अंदर का दायरा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम देखता है, जो मिसाइलों के साथ स्टेल्थ फाइटर को भी ट्रैक करके मार गिरा सकता है। इसके अंदर का दायरा बुक एयर डिफेंस सिस्टम और पांचसीर S-1 देखते हैं। ये दोनों पॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम है।
इनमें पानसीर को तो क्रेमलिन के आसपास इमारतों की छत पर भी लगाया गया है ताकि ये उन टारगेट्स को खत्म कर सके जो किसी वजह से S-500 और S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम से बचकर क्रेमलिन जैसे टारगेट तक पहुंच जाते हैं। पेस्को और सेल्सी में भी ऐसा ही हुआ, लेकिन यहां रूस का पॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं आया और ज़ेलेंस्की का ड्रोन मौत बनकर पुतिन के परमाणु हिटमैन यानी Tu-22 पर टूट पड़ा और उसे पूरी तरह जलाकर खाक कर डाला। रूस के अंदर हो रहे हमलों को लेकर अमेरिका भी डरा हुआ है। अमेरिका का कहना है कि वो रूस की सीमा के अंदर यूक्रेन के हमलों का समर्थन नहीं करता। रूस के अंदर युद्ध पहुंचेगा तो पुतिन के साथ रूस की चरमराई हुई अर्थव्यवस्था और पूरी तरह गिरेगी, इसमें कोई शक नहीं। ये युद्ध तब तक चलेगा जब तक पुतिन की जेब भरी रहेगी। पुतिन की जेब खाली हुई और गैस और पेट्रोलियम के निर्यात पर प्रतिबंधों की वजह से लगाम लगी तो पुतिन के लिए युद्ध को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इस वक्त रूस के मॉल्स और बाजारों में चहल पहल कम हो गई है। बहुत कम लोग अब महंगी महंगी खरीदारी बर्दाश्त कर पा रहे हैं। लोगों की जेब खाली है। सवाल है कि क्या रूस की अर्थव्यवस्था इस युद्ध को संभाल पाएगी?